संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली से राज्यसभा सदस्य हैं। वे संसद में जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से रखते हैं। वे देश में अहम मुद्दों पर अपने आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और यूपी के प्रभारी भी हैं। वे 2012 से आम आदमी पार्टी की स्थापना के साथ ही जुड़े हैं और पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य भी हैं। राजनीति में आने से पहले संजय सिंह 2006 से सूचना के अधिकार और 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में सक्रिय रहे। अरविंद केजरीवाल के साथ आंदोलन में पूरी तरह से सक्रिय रहे। संजय सिंह ने 1994 में लखनऊ में आजाद समाज सेवा समिति का गठन किया था। इसके जरिए उन्होंने गरीबों को रोजगार के अवसर दिलाने की दिशा में काम किया। सिंह को बच्चों में कुपोषण, बाल तस्करी की रोकथाम, बच्चों के यौन शोषण जैसे मामलों पर उनके कार्यों के लिए 2020 में यूनिसेफ इंडिया ने पीजीसी पुरस्कार से सम्मानित किया था। और अब मैं चाहूंगी संजय सिंह जी आप मंच पर आ जाए और मंच पर बीच वाली कुर्सी आपके लिए है और इस मंच को अब यहाँ से आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी विवेक शांडिल्य और नैना यादव। थैंक यू सो मच सोनिका सर। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली के इस इंडिया मंच पर, जिसमें हम आज दिन भर अलग अलग विषयों पर बात तो कर रहे हैं और मुझे लगता है इस मंच पर आते से बेबाकी से जवाब भी आते हैं और हमें उम्मीद भी आपसे भी यही है कि उसी जिस तरह से फायर ब्रांड अंदाज में आप हमेशा जाने जाते हैं, आज उसी अंदाज में नजर आएंगे। क्यों विवेक? बिल्कुल, और संजय जी भी अलग अलग विषयों पर बात करके ही आ रहे हैं पार्लियामेंट से। बिल्कुल। तो हमारा एक मंच यहाँ पर है और देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अलग अलग विषयों पर ही बातचीत चल रही है। तो मैं संजय जी पार्लियामेंट से ही शुरुआत करता हूँ। मेरा पहला सवाल यही है, बीजेपी कह रही है कि विपक्ष संसद नहीं चलने देना चाहता है, विपक्ष की मंशा सिर्फ और सिर्फ हंगामा है। विपक्ष ये कहता है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। जनता किसकी बात पर यकीन करे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तस्वीर आपको दिखाई देती है वो झूठ नहीं बोलती, वो हमेशा सच बोलती है। और इस समय तस्वीर क्या दिखाई देती है कि विपक्ष का कोई नेता खड़ा होकर बोल रहा है तो पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है उसके विरोध में। मैं भी 7वां साल है मुझे संसद में, मैंने कभी ये नहीं देखा कि सत्ता पक्ष के लोग हंगामा करें, लेकिन इस बार पहली बार ये देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की तीसरी सरकार में कि पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है। अगर विपक्ष का कोई भी नेता, मैं नाम लेके भी बोल देता हूं, राहुल गांधी जी बोलते हों, खड़गे जी बोलते हों, अखिलेश यादव जी बोलते हों, टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी बोलते हों, महुआ मोइत्रा बोलती हों, कोई भी नेता अगर अपनी बात कहना चाहता है, मेरी हालत आपने देखी कि जैसे ही मैं खड़ा होता हूं पूरी की पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है विरोध करने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम भी कुछ मुद्दे उठाते हैं और आप उसको सुनते नहीं हैं, हंगामा करते हैं, खुद से सत्ता पक्ष के लोग डिसरप्ट करते हैं हाउस को। मतलब खड़गे जी को नहीं बोलने देते, पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है। चेयरमैन साहब रोकते भी रहते हैं कई बार, फिर भी नहीं सुनते उनकी बात। सर लेकिन इस बार तो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि भाई विपक्ष बातें भी उठा रहा है जबरदस्त। वो तस्वीर नजर भी आती है 2019 और 2024 के इन परिणामों के बाद में, क्योंकि इंडिया अलायंस एक बड़ी मजबूती के साथ में आया। तो क्या हम ये कहें कि सिर्फ इस सत्र में नहीं, पूरे 5 सालों में इसी तरह की तस्वीर नजर आने वाली है? नहीं, बिल्कुल नजर आएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नीट का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था। जी जी। 24 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा था और पेपर लीक इस समय एक आम घटना हो गई है पूरे देश में। अगर आप देखिए तो 60 लाख बच्चों ने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा दी, उसका पेपर लीक हो गया। यूपी के अंदर पीसीएस जे का पेपर लीक हो गया। कभी गुजरात में पेपर लीक होता है, कभी हरियाणा में होता है, कभी राजस्थान में होता है। तो अगर आप इस तरह से इतने बड़े मुद्दे पर भी सदन में चर्चा नहीं होने देना चाहते, आप बताइए क्या ये खुली आंखों से नहीं दिख रहा है? 67 बच्चे
नीट में एक ही तरह का नंबर पा रहे हैं और टॉप कर जा रहे लेकिन हैं। सर उनकी तर्क ये है तो कि भाई नीट- पिछली सरकारों में भी ऐसा होता था, वो ये तर्क दे रहे ये हैं। कोई तर्क नहीं है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि आप उस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं देते। अभी ये नेम प्लेट का इशू हुआ, आपने आदेश जारी कर दिया। किसने आपसे कहा भाई, किसने आपसे कहा कि नेम प्लेट लगाने का आप आदेश जारी कीजिए? किसको कह रहे हैं आप? रेडी पे दुकान लगाने वाले, जो खून पसीना बहा के दिन भर मेहनत करके इतनी ही कमाई कर पाते हैं कि बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला पाए, उनको आप कह रहे हो अपनी जाति बताओ, अपना धर्म बताओ, हिंदू हो कि मुसलमान हो, दलित हो कि पिछड़ा हो कि आदिवासी हो, क्या हो तुम? तो ये अगर इस ऐसे विषयों पे आप सदन में बोलने नहीं देंगे और हम अगर उस पर आवाज उठाते हैं तो आप कह रहे हैं कि साहब ये तो विपक्ष वाले जो है वो सदन नहीं चलने देना चाहते। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो तस्वीर है, जो वीडियोस आपको देखने को मिलते होंगे पार्लियामेंट में, वो यही है कि सत्ता पक्ष के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन को नहीं चलने देना चाहते और विपक्ष के लोग जब कोई सच्ची बात, आईना दिखाने की बात करते हैं उनके सामने तो रोक टोक करते हैं। संजय जी, आज ही मेरे साथ एक घटना जी, जी, आपके कुछ बता रहे थे आप। मैं कह रहा हूं कि आज ही एक घटना हुई सदन में जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे एक मेंबर हैं समाजवादी पार्टी के जावेद अली साहब, वो एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए। एक तो बड़ी मुश्किल से प्राइवेट मेंबर बिल लगता है, 10 साल के बाद उनका प्राइवेट मेंबर बिल लगा और उसमें वो डिमांड थी कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी कि जनसंख्या के आधार पे आरक्षण ओबीसी को दिया जाए। ये बहस हो रही थी। अब कांग्रेस पार्टी के सांसद नीरज डांगी जी वहां पे बोल रहे थे, जो खुद दलित समाज से आते हैं। पूरी बीजेपी उनको खड़ी होकर विरोध करने के लिए चिल्लाने लगी, पूरी की पूरी बीजेपी। आप हाउस का पूरा आज की कार्रवाई देखिएगा। उसके बाद जो वाइस चेयरमैन मैडम जो वहां बैठी थी, उनको हाउस एडजर्न करना पड़ा 1 घंटे के लिए। फिर हम लोगों ने जाके चेयरमैन साहब से बात की। इस बीच मैंने ट्वीट किया कि भाई बीजेपी का ये पिछड़ा विरोधी चरित्र है, एक इतने महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रही थी और उन्होंने सदन नहीं चलने दिया, बीजेपी ने नहीं चलने दिया। आप सोचिए। और उसके बाद दोबारा जब हाउस शुरू हुआ तो पीयूष गोयल जी, मंत्री जी, खड़े होकर कहते हैं कि इन्होंने ऐसा ट्वीट कर दिया। फिर उस पर हंगामा हो रहा है। फिर मुझे कह रहे हैं कि उठा के इनको जेल में भेज देंगे। तो आप भेजो जेल। भाई आपको लगता है कि जेल भेजने से हम लोग कोई डर जाएंगे या झुक जाएंगे, तो ये तो संभव नहीं है। आपने वो करके देख लिया, 6 महीने मुझे जेल में रखा, क्या हासिल हुआ जी? तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है देश की संसद में, और ये काम सत्ता पक्ष कर रहा है, बीजेपी कर रही है, ये खुली आंखों से सबको दिख रहा है। आप इससे पहले की बीजेपी सरकार में भी ये कहते रहे, आपकी पार्टी ये कहती रही, विपक्ष ये कहता रहा कि विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जा रही है। आपने पिछली रिजीम में भी, मोदी सरकार 2.0 में भी यही कहा कि विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जा रही है, और आज की तारीख में भी जब मोदी 3.0 सरकार बनी, जिसमें आप एनडीए सरकार कहते हैं, उसको आप मोदी सरकार आप लोग नहीं कहते हैं, इसमें भी आप कहते हैं कि आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। आज के दौर में जब एलओपी का ओहदा विपक्ष को मिल चुका है, राहुल गांधी जी एलओपी हैं, तो उसके बावजूद, इतनी मजबूत स्थिति होने के बावजूद आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, या फिर ये राजनीति और ये सियासी एजेंडा है? नहीं, देखिए, मैं आपको कह तो रहा हूं कि कोई भी मुद्दा जी जनता से जुड़ा हुआ हो, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे राहुल गांधी जी सदन में बोल रहे हैं और कितना उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, आप खुद देखिए। खड़गे जी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, या विपक्ष के जो सांसद बोल रहे हैं, उनको कितना डिस्टर्ब कर रही है बीजेपी, आप खुद देखिए। तो सरकार सच्चाई सुनना नहीं चाहती। और अब हम जब ये कह रहे, भाई पहले तो आप ये कहते थे ये लोग हंगामा करते हैं, उठा के सस्पेंड करके बाहर कर दिया जाता था हम लोगों को। अब हम चाहते हैं सदन चले तो सदन में बोलने नहीं देना है। तो हर तरीके से जो लोगों की बात है वो सदन में चर्चा में ना आने पाए, ये प्रयास बीजेपी का रहता है। जी संजय जी, चूंकि अभी हम जिस समय बैठे हुए हैं यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, इस समय सेशन चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, हाथ ही में बजट इंट्रोड्यूस हुआ। पहला तो रिएक्शन बजट को लेकर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बजट पर लगातार सियासत हो रही है और बार बार केंद्र सरकार, वित्त मंत्री ये जोर दे रहे हैं कि ये जनहित वाला और जनता के लिए समर्पित ये पूरा बजट है।
देखिए, बजट में कुछ बिंदुओं को समझना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा उम्मीद थी देश के किसानों को कि आप उनकी एमएसपी बढ़ाएंगे, दोगुना करेंगे, C2 + 50% का फॉर्मूला लागू करेंगे। आपने एमएसपी नहीं बढ़ाई, फूड सब्सिडी आपने कम कर दी, खाद की सब्सिडी आपने कम कर दी, कृषि का बजट आपने कम कर दिया। दूसरा, भारत की सेना और रक्षा का बजट, रक्षा के बजट में आपने कटौती कर दी, समाज कल्याण के बजट में आपने कटौती कर दी, स्वास्थ्य के बजट में आप सोचिए, भारत 144 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश है, वहां पर हमारा स्वास्थ्य का बजट 1.83 या 84% है, यानी कि 2% से भी कम। तो सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य भी नहीं है। आपने सभी विभागों का बजट, जो जनहित के काम जिन विभागों से होते हैं, आपने ट्रांसपोर्ट का बजट कम कर दिया। तो एक तो आपने बजट में कटौती की, दूसरा, चंदा दो धंधा लो स्कीम में क्या नुकसान हुआ? 3.2 लाख करोड़ रुपए के ठेके दिए गए हैं पूरे देश के अंदर उन कंपनियों को जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बीजेपी ने चंदा लिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए अलग अलग वो योजनाएं लेकर आए हैं। वो भी समझ लीजिए वो क्या है, वो झुंझुना क्या है। पहले आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी 10 साल में, उसको आप भूल गए, वो कह दिए, बाद में कह दिया ये जुमला था। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, फिर आपने कहा कि भाई अब हम आपको ट्रेनिंग देंगे 5,000 रुपए की। अच्छा, बीच में आप अग्निवीर लेके आ गए, कह रहे हैं अग्निवीर योजना में 4 साल की नौकरी कीजिए, अग्निवीर बन जाइए। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देश की सेना को युवा बना रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है भारत के प्रधानमंत्री का। क्या हमारी वो सेना जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए वो युवा नहीं थी, पराक्रमी नहीं थी, बहादुर नहीं थी, वीर नहीं थी? क्या हमारी वो सेना जिसने बार बार पाकिस्तान को हराया वो युवा नहीं थी, बहादुर नहीं थी? कारगिल का युद्ध जिस सेना ने जीता वो सेना युवा नहीं थी? अब पहले क्या होता था, आज क्या हो रहा है? पहले हमारे सैनिक को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी, 5 साल फील्ड में ड्यूटी करने के बाद उनको युद्ध की स्थिति में आगे किया जाता था। अब आपने 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी और 4 साल की नौकरी कर दी। ऐसे सेना मजबूत होगी। तो ये बदलाव या ये अग्निवीर लाने की ऐसी क्या मजबूरी या क्या जरूरत आपको ऐसी महसूस लगती है कि सरकार ने ये कदम उठाया होगा? देखिए, वो बजट की कटौती करना चाहते हैं। सेना के लिए उनके पास बजट नहीं, मैंने बताया तो आपको, सेना का बजट कम किया इन्होंने। सेना के लिए इनके पास बजट नहीं है, अपने मित्रों के लिए बजट है। 16 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट घरानों का, पूंजीपतियों का माफ किया गया। 16 लाख करोड़ रुपए, जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। जो इस सरकार से जुड़े हुए लोग थे, उसके साथ मिलकर धंधा कर रहे थे, उसमें वो चाहे नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, नितिन संदेशरा हो, ललित मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के आज विदेशों में बैठे हुए हैं। तो मैं ये, अच्छा, अपने एक मित्र हैं, उनको आपको सब कुछ देना है, पूरे देश का एयरपोर्ट देना है, पोर्ट देना है, रेल देना है, सेल देना है, सब देना है। तो सरकार की प्राथमिकता क्या है ये हमें समझना होगा। अगर सेना के जवान उनकी प्राथमिकता में होते तो पुरानी जैसे हमारी सेना की भर्ती चल रही थी वैसे चल रही होती। हरियाणा के, यूपी के, बिहार के, पंजाब के, अलग अलग, तमिलनाडु से लेके महाराष्ट्र तक, अलग अलग राज्यों का जो सैनिक जवान हमारा सेना में भर्ती होता था, गर्व के साथ 17 साल की नौकरी करता था और भारत माता के लिए अगर शहीद होता था, अपने प्राणों की आहुति देता था, उसके माँ बाप, उसका परिवार, उसका गांव, उसका इलाका, उसका सिर गौरव से उठ जाता था। और आज आपने शहीद का दर्जा पाने के लिए भी संघर्ष है। तो इसलिए अग्निवीर योजना, मैं समझता हूं कि ये इस देश के युवाओं के साथ धोखा है। अब आपने ट्रेनिंग की बात की, जिसका सबसे ज्यादा ढोल पीटा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देंगे 5 साल में, और फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे 20 लाख युवा को हर साल ट्रेनिंग देंगे। 20 लाख युवाओं को जो ट्रेनिंग देंगे वो 500 कंपनियों में देंगे।
मुझे भारत की 5 कंपनी आप बता दीजिए जिसमें 4000 ट्रेनी आप रख सकते हैं। 5 कंपनी आप बता दीजिए। नहीं, लेकिन संजय जी इसमें 4000 प्रशिक्षु आप रख सकते हैं, ट्रेनी आप रख सकते हैं, ऐसी 5 कंपनी का नाम आप बता दीजिए। अभी जो नए फैसले आ रहे हैं उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सीआईएसएफ में जितने भी अग्निवीर हैं सबको 10% आरक्षण देने की बात कही गई है और ये कहा गया है कि आपको वहां पर आरक्षण मिलेगी। इनफैक्ट आपके जो आप जो फिटनेस टेस्ट देते हैं उसमें भी आपको रियायत मिलेगी और बाकी उम्र की सीमा में भी आपको रियायत मिलेगी। तो व्यवस्थाएं तो की जा रही हैं। मैं कह रहा हूं 90% का क्या करेंगे आप? क्यों आप उन 90% को छोड़ना चाहते हैं? आप भारत की सेना को ठेके पे रखना चाहते हैं। 4 साल में सेना के जवान को आप रिटायर कर देंगे, 17 साल में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। यानी कि उसके पिता अगर किसी और विभाग में सरकारी कर्मचारी होंगे तो बाप तो करता रहेगा 60 साल तक नौकरी और उसका बेटा हो जाएगा 21 साल में रिटायर। तो भारत के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार मौका चाहिए जी। लेकिन देश में जो किसान का बेटा जवान है उसको अब 21 साल में रिटायर करना चाहते हैं। चूंकि संजय जी आज करगिल दिवस भी है तो इस पर खुलकर बात होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने रक्षा बजट की कि बीजेपी के जो गेस्ट हैं वो भी आज इस मंच पर थे। उन्होंने कहा कि अब हम जो रक्षा के सामान है, चाहे वो फाइटर जेट हो, मिसाइल्स हो, चाहे वो मशीन गन्स हो, हम खुद बना रहे हैं। तो इसलिए रक्षा बजट में कमी आई है। और राफेल हम हर साल नहीं खरीद सकते। हम दूसरे जो मिसाइल हैं S-400 और बाकी चीजें जो डिफेंस सिस्टम है वो बार बार नहीं खरीद सकते। वो हम खुद तैयार कर रहे हैं तो हम उधर निवेश कर रहे हैं, न कि हम बाहर से खरीदने पर जोर दे रहे हैं। तो कहां निवेश कर रहे हैं बताइए ना। क्या क्या आपने भारत में तैयार किया बताइए आप। एक तरफ ये कहते हैं कि HAL जो है वो राफेल बनाने में सक्षम नहीं है इसलिए हमें बाहर से मंगाना है। इनका तर्क आपने सुना था ना जब हमने राफेल का मुद्दा उठाया था। मैं पिटिशनर हूं राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में। मैंने उस समय पिटिशन किया था। तो उस समय क्या कहते थे बीजेपी के नेता और सरकार के लोग? कहते थे साहब हमारा जो भारत का जो इतना बड़ा HAL है जिसके साथ डील किया था कि उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा फ्रांस की कंपनी ने, बाद में पलट गए वो लोग, उसको कह रहे हैं वो सक्षम नहीं है और आप विदेशों से मंगा रहे हैं 5 गुना 3 गुना 4 गुना ज्यादा दाम पे। तो इसलिए कहने की बातें अलग हैं, जमीन पे जो सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है। आपने मनरेगा का बजट घटा दिया। क्यों घटा दिया? फूड सब्सिडी आपने घटा दी। क्यों घटा दिया आपने? अच्छा देखिए कितनी मजेदार बात है, ये आपके दर्शकों को भी समझना चाहिए। भारत की सरकार क्या ढोल पीटती है कि हम 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं। एक तरफ आप कहते हैं भारत के 82 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन देते हैं, दूसरी तरफ रेलवे के अंदर आप जनरल कंपार्टमेंट कम करते जा रहे हैं। यह कितना विरोधाभासी फैसला है। आप खुद मानते हैं कि 82 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनको 5 किलो राशन की जरूरत है, लेकिन ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो सामान्य डिब्बे कम करते जा रहे हैं। आप जानवरों की तरह ट्रेन में लोग भर भर के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। हालांकि इस बार दूसरी बात, इस बार कहा गया है कि रेल बजट को बढ़ाने का यही एक उद्देश्य है कि इस बार क्योंकि लोगों की डिमांड पे शायद जनरल कोच बढ़ाए जा सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर भी विचार किया जाएगा? जब आबादी बढ़ी, आपके हिसाब से 5 किलो राशन लेने वालों की संख्या बढ़ी, तो सामान्य डिब्बे आपने कम क्यों किए? पहले तो इसका जवाब दीजिए ना आप। सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली सुविधाएं खत्म क्यों की आपने? ये तो बताइए आप। अच्छा ट्रेन एक्सीडेंट, आप अपनी वाहवाही लूटने के लिए साहब वंदे भारत चल रही है, शताब्दी चल रही है, इतनी फास्ट ट्रेनें हमने चला दी और ट्रेन की पटरियों की हालत आपको नहीं सुधारनी है। तो जब वो उस ट्रैक की क्षमता है 100 किलोमीटर स्पीड के चलने की, जबकि उसको को लेकर एक योजना है कवच, 150 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलाएंगे तो जाहिर सी बात है पटरियां कमजोर होंगी, घटनाएं होंगी। लेकिन इसकी ओर मतलब आप रोज सुबह आंख खोलिए, आपको कहीं ना कहीं कोई ट्रेन दुर्घटना के बारे में खबर आती है। संजय जी, अब तो आप लोग विपक्ष के तौर पर बहुत मजबूत हैं, इंडिया अलायंस के तौर पर भी पार्लियामेंट में मजबूत है और उम्मीद करते हैं कि ये मुद्दे हमें आने वाले सेशंस में और मौजूदा सेशन में एक बात मेरी अधूरी रह गई थी। प्लीज पूरा कीजिए ना।
सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जी हमारे बार बार एक बात का उल्लेख करते हैं, वो कहते हैं भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारा उद्देश्य है हम इसको 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है साहब, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम कहां खड़े हैं? 142वें नंबर पे। भारत की प्रति व्यक्ति आय है दुनिया के देशों में 142वें नंबर पर। यानी कि ये अर्थव्यवस्था किसके लिए मजबूत हो रही है? ये अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है चंद पूंजीपतियों के लिए। उनका जो धन है वो लाखों करोड़ में बढ़ता जा रहा है। संजय जी, एक फैक्ट आम ये भी है आदमी ना? का, और टैक्स पेयर्स में आपकी हिस्सेदारी, आम आदमी की हिस्सेदारी वो ज्यादा है। तो ये एक अजीब विरोधाभासी बात है जी, लेकिन एक पॉपुलेशन भी तो उसका एक बिग फैक्टर है। इस देश का पॉपुलेशन जो चाइना से ऊपर जा चुका है, और चाइना की इकोनॉमी के मुकाबले आप कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आप ये दावा भी कर रहे हैं कि हमने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। गरीबी रेखा के नीचे जो थे उनसे हमने 23 करोड़ लोगों को निकाल के बाहर कर दिया, यही तो कहती है सरकार। तो आप मुझे बताइए, जब आपने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से के नीचे की सूची से निकाल दिया, जी, ऊपर कर दिया उनको, तो 82 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हैं? आप तो खुद मान रहे हैं कि 82 करोड़ लोग इस देश में इस हालत में रहते हैं जिनको 5 किलो राशन की जरूरत है। तो इसलिए सरकार के दावे और सच्चाई में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का बात अंतर। दिल्ली की करते हैं संजय जी। आज एनपीए जो हुआ है वो किसका पैसा है? बैंकों में किसका पैसा जमा होता है? आम आदमी का पैसा। वो क्या करती है सरकार? उठा के 90,000 करोड़ का कर्जा एक पूंजीपति को, 1 लाख करोड़ का कर्जा दूसरे पूंजीपति को, 50,000 करोड़ का कर्जा तीसरे पूंजीपति तो को। मैं लिस्ट बताऊंगा तो बड़ी लंबी हो जाएगी, बहुत शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। आप ये कह रहे हैं फिर वो- उद्योगपतियों को कर्ज नहीं मिलना चाहिए। सुन तो लीजिए आप जी। फिर वो कर्जा देने की स्थिति में नहीं होते, अपनी बैंकरप्ट हो जाते हैं, हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाते हैं। पैसा किसका डूब रहा है? आपका पैसा डूब रहा है, इस देश के आम आदमी का पैसा डूब रहा है। ये बैंकों की, मैं बुरा मत मानिएगा, ये बैंकों की खुलेआम डकैती है जो चंद पूंजीपतियों के द्वारा करवाई जा रही है। तो ये स्थिति है जिसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था सिर्फ चंद लोगों के लिए मजबूत है। आम आदमी 142वें नंबर पे पहुंच चुका है प्रति व्यक्ति आय के मामले में, और भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अकेले, हमारे महामानव ने 150 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। ये तरक्की की है देश की इन्होंने। संजय जी, अब केंद्र की चर्चा और केंद्र के मुद्दों पर तो बात हुई, अब जरा दिल्ली की तरफ आते हैं। दिल्ली में आने वाले वक्त में चुनाव हैं और ऐसे में मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी भी ज़मीनी स्तर पर या फिर हर स्तर पे अब ज़रूर कोशिश में होगी, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी कमी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है वो ज़रूर देखता होगा अपने शीर्ष नेताओं को। क्या कोई पॉलिटिकल आपको ऐसा लग रहा है लीडरशिप क्राइसिस है, या फिर आने वाले वक्त में अभी भी संजय सिंह जो है उसी कमान को अपने हाथ में लिए हुए नजर आते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि निश्चित रूप से मैं इसको स्वीकार करता हूं, हमारे पार्टी के मुखिया, हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता, दिल्ली के 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाल दिया। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया। स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाला है, 2 साल से ये लोग जेल में हैं। मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैं पूछना चाहता हूं, गुनाह क्या, ये तो बताइए। आपने और एक बार फिर से आपको जेल भेजे जाने की धमकी भी मिल गई पार्लियामेंट। आज मुझे जेल जाने की धमकी मिल गई, तो खैर वो उसका कोई मतलब नहीं है। धमकी से वो लोग डरें जिनको डरना है, मुझे तो डरना नहीं है। कभी भी भेजना चाहते हो भेजो जेल आप, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जी, जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि गुनाह क्या है हमारा। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री कर दी उन्होंने, उनका गुनाह क्या है, गलती क्या है, ये बता दीजिए आप। क्या गलती है उनकी? आपने एक तथाकथित शराब घोटाला बताया कि बाप रे बाप बहुत बड़ा शराब घोटाला हो गया। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि
कि आप बताइए 2 साल से आप इसकी जांच कर रहे हैं और आपने किसको लगा रखा है? देश की 2 सबसे बड़ी जांच एजेंसी, ईडी और सीबीआई। 1 रुपए किसी के घर से बरामद हुआ? 1 रुपए किसी के घर से बरामद हुआ? और ईडी कोर्ट से केजरीवाल जी को जमानत मिल जाती है बगैर ऑर्डर की कॉपी के। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट, कहती साहब स्टे दे दीजिए, इनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। स्टे मिल जाता है साहब। अब क्या कहेंगी? और दूसरी तरफ जो किंग पिन है, जिसको किंग पिन कह रही है खुद ईडी, बीजेपी, हम नहीं, शरद चंद्र रेड्डी, उसने खुलेआम इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में 60 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया। वो बड़े पाक साफ हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी इस देश, इस समाज के लिए काम करना चाहता है, ईमानदारी से अपनी भूमिका निभा रहा है, अपने पद के साथ ईमानदारी से काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को वो पसंद नहीं है, मोदी जी को वो पसंद नहीं है पकड़ के एक एक आदमी को उनको जेल में डालना है। दिल्ली के लोग, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2,32,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स और जीएसटी केंद्र सरकार को देते हैं और बदले में हमें मिलता क्या है? जीरो। एक सवाल है आपसे, जीरो मिलता है। आप ही के बात से मेरा एक सवाल है, बीजेपी आपको बार बार जेल क्यों भेजना चाहती है? आज पार्लियामेंट में भी ऐसे क्यों भेजना चाह रही है बीजेपी जेल आपको बार बार? देखिए, इससे अच्छा सवाल नहीं हो सकता कोई, क्योंकि इनको हम आईना दिखाने का काम करते हैं। जिस तरह से पूंजीपतियों के साथ मिलकर देश को लूटने की कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से देश के संसाधनों पर कब्जा करने की कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ बोलते हैं हम। ये इनको पसंद नहीं है और इसके कारण से कि पिछले 28 सालों से 30 सालों से दिल्ली में जीत नहीं पा रहे हैं, ये उठा उठा के एक एक आदमी को जेल में डाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कारण यही है जो मैं आपको बता रहा हूं, राजनीतिक कारण है। सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। ट्रायल आप पूरा करिए ना। 2 साल से आपने रखा हुआ है शिक्षा मंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को जेल में, आप ट्रायल ही नहीं पूरा करते। आपको मालूम है सीबीआई ईडी के केस में 468 गवाह हैं, 468 गवाह, 50,000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल किया इन्होंने। इस केस का ट्रायल खत्म होते होते 50 साल लग जाएगा। तो ट्रायल करना नहीं। देश की जेलों में 6 लाख लोग बंद हैं और उन 6 लाख लोगों में 76% अंडर ट्रायल हैं और उन 76% अंडर ट्रायल में बहुत से अंडर ट्रायल ऐसे हैं, हजारों की संख्या में, जो 5 से 7 साल से सिर्फ अंडर ट्रायल है। आप इसी को लेकर जेल बजट की भी कुछ बात कर रहे थे। तो मैंने कहा था कि जेल का बजट तो कम से कम बढ़ा दो भाई, अगला नंबर तुम्हारा है। जेल की सुविधा ठीक कर लो। मैंने इस बात को कहा क्योंकि इनके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। आज हमको आपने जेल में भेजा है, कल बीजेपी वालों को जेल में जाना पड़ेगा, तो कम से कम जेल। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हो सकता है और भी कई नेता हैं रडार पर। बिल्कुल भेजें। देखिए ऐसा है, क्या है कि कई बार अहंकार में लोगों को गलतफहमी हो जाती है। जिसने भी ये राजनीति की है वो कभी सफल नहीं हुआ है। जेल में डालने की राजनीति जो है वो बड़ी बड़ी पार्टियों को खत्म कर चुकी है। इसलिए इनको अगर वास्तव में अपने आप को खत्म करना है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है कि वो विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालें। सर एक बात और, एक किसान, जी आप लोगों ने फ्रंट पेज पे स्टोरी पढ़ी होगी, तमिलनाडु का एक किसान जिसके खिलाफ एक बीजेपी नेता ने शिकायत दी, उसको पकड़ के ईडी लेके जाती है थाने में अपने, और उसके खाते में 400 रुपए जमा था। 400 रुपए ये कर रही है ईडी। उनका कन्विक्शन रेट है 0.5%। तो किसी को कन्विक्ट नहीं करना है, ट्रायल नहीं चलाना है, सबूत नहीं देना है, पकड़ पकड़ के सबको खाली जेल में डालना है। आपने संजय राउत को 100 दिन जेल में रखा, क्या मिला भाई उसमें? आपने अनिल देशमुख को 14 महीने जेल में रखा। आपने टीएमसी के 3-3 मंत्रियों को जेल में रखा हुआ है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। ठीक है, परिवार को तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, लेकिन हमने तय कर लिया है कि ये रास्ता जो हमने चुना है इसमें तकलीफ है, परेशानी है,
संजय जी, उसको लेकिन ये- झेलेंगे, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं इनके आगे। संजय जी, इनसे लेकिन- लड़ते रहेंगे। संजय जी, ये परिपाटी तो पहले से चली आ रही है। बीजेपी कहती है कि इससे पहले भी यही होता था। दूसरे लोग भी कहते हैं कि इससे पहले भी, आज 90% नेता रडार पर रहते हैं, पहले 65% नेता रडार पर रहते थे। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का मामला आज का तो कोई नया नहीं है। ये एलिगेशंस हर वो विपक्षी पार्टी लगाती है, एकदम ठीक है। तो विपक्ष आप में रहती है। ठीक बात आपने कही, तो आप वही करने के लिए आए हैं भाई, वही करने आप आए हैं क्या? अगर मान लीजिए कोई गलत काम आपके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से, कि पहले दुरुपयोग होता था, तो क्या कह रहे हैं ये कि पहले दुरुपयोग होता था, अब हम सीना ठोक के और दुरुपयोग करेंगे? यही तो कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ये। संजय जी, एक कह रहे हैं पहले दुरुपयोग होता था, अब हम सीना ठोक के और दुरुपयोग करेंगे। तो इस पर लगाम कैसे लगेगी संजय जी? क्योंकि अगर ये शुरुआत है, इस पर इसका कहीं ना कहीं तो कोई एंड होगा। नहीं तो अभी तो संजय जी से पहले भी कह रहे थे कि अब जब वो सत्ता से बाहर जाएंगे तो जेल का बजट बढ़वा लें, देखिए, बारी आएगी। देखिए वो ऐसा है। आप भी सीना ठोक के, मेरे को लगता है उसी तरफ जाएंगे क्या? नहीं, कतई नहीं। और ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं, आप देखिएगा। संजय जी, एक सवाल जो जनता कोई के भी बीच से आ रहा है, जी। वो बड़ा सवाल है। ये जनता, कई लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आप बीजेपी को दलित विरोधी क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोकसभा चुनाव में देखे, या हर चुनाव में दलित के इर्द गिर्द, आरक्षण के इर्द गिर्द चुनाव होता है। और दूसरा, आपने न्यायपालिका में भी आरक्षण की मांग की है, एक आपने नई मांग उठाई है। वजह क्या, आप इस पर बताएंगे जरा? दोनों बात बोल रहा हूं मैं। पहली बात तो बीजेपी दलित विरोधी क्यों है, ये इतिहास जानने के लिए आपको आरएसएस का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहां से बीजेपी का जन्म हुआ, जिसकी कोख से बीजेपी पैदा हुई, उस आरएसएस का कोई भी प्रमुख आज तक दलित और पिछड़ा नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी में आज तक कोई भी पार्टी का उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से एक को छोड़ के आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ, नंबर 2। नंबर 3, अभी ताजा उदाहरण आप देखिए, प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को वहां नहीं बुलाया गया। वहां पर आनंदीबेन पटेल जी जा सकती हैं, वहां पर भागवत जी जा सकते हैं, वहां पर योगी जी जा सकते हैं, लेकिन देश के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी नहीं जा सकते, क्योंकि वो दलित समाज से हैं। मौजूदा राष्ट्रपति, उद्घाटन होता है प्रभु श्री राम के मंदिर का, योगी जी जा सकते हैं, भागवत जी जा सकते हैं, आनंदीबेन पटेल जी जा सकती हैं, लेकिन देश की मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नहीं जा सकती, क्योंकि वो आदिवासी समाज से हैं। इनके नस नस में नफरत भरी हुई है। और आगे मैं बता रहा हूं आपको, ये पूरी जो कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट निकालने का मामला आया सामने, इसमें सिर्फ मुसलमानों से परहेज का सवाल नहीं है। कई बार लोग गलतफहमी में रहते हैं, मुसलमानों से तो इनको परहेज करना है, भेदभाव करना है, लेकिन इनको साथ साथ कहीं वाल्मीकि ढाबा लिखा रहेगा, उसके यहाँ भी तोड़फोड़ करेंगे, उसके यहाँ भी कोई खाने नहीं जाएगा। कहीं जाटव ढाबा लिखा रहेगा, उसके यहाँ भी तोड़फोड़ करेंगे, उसके यहाँ एक इतना खूबसूरत देश जहाँ 144 करोड़ लोग रहते हैं, एक हमारा मिला जुला ताना बाना है, आप उसको बिगाड़ने पे लगे। नेम प्लेट जारी करो। अरे भाई, ठेले पे नेम प्लेट लगा रहे हो, मैं तो कह रहा हूं एक नेम प्लेट बंधवाओ नीरव मोदी के गले में, वो भी लगा के घूमे कि 20,000 करोड़ रुपए हमने बैंकों का लूटा है, उसका नेम प्लेट क्यों नहीं लगता? तो इसलिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज की तारीख में ये सर्वविदित सत्य है। अच्छा, मुख्यमंत्री इनके देख लीजिए आप, मुख्यमंत्री जो राज्यों के इन्होंने बनाए, उसमें दलित समाज के कितने लोग हैं, आज तक कितने इन्होंने बनाए? तो ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। और ये दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी इनकी मानसिकता है। आरक्षण को धीरे धीरे करके इन्होंने खत्म किया है, खत्म किया आरक्षण। दिल्ली विश्वविद्यालय, हाँ आता हूँ, न्यायपालिका वाली बात पे भी आता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में अब ये कह रहे हैं कि कानून विभाग में हम मनुस्मृति पढ़ाने जाएंगे। मनुस्मृति में क्या पढ़ाएंगे भैया आप? कि कान में अगर किसी शूद्र, जो तथाकथित, मैं तो शूद्र और सवर्ण नहीं मानता हूं, मैं तो मानता हूं कि कोई किसी के घर में पैदा हुआ, इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। वो तो जो माँ बाप का टाइटल लेके वो अपना घूम रहा है, इसमें उसका क्या योगदान है? कौन सा बच्चा किसके घर में पैदा हुआ?
तो आप मनुस्मृति वहां पढ़ाने जा रहे हैं कि श्लोक सुनने पे शूद्रों के कान में पारा कैसे डाला जाएगा। तो ये सब किस ओर आप देश को लेके जाना चाहते हैं? अभी चुनाव हुआ, उस चुनाव में अयोध्या के सांसद हों, राजस्थान की ज्योति मिर्धा जी हों, अनंत हेगड़े जी हैं, इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री, सब कह रहे हैं 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी के विरोधी। अब आपने जुडिशरी का जो सवाल पूछा उसका जवाब देके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं जुडिशरी पर एक जवाब खुद सरकार ने दिया, यह मेरा जवाब नहीं है, सरकार का जवाब है। क्या जवाब है उनका? कह रहे हैं साहब 661 जजों की भर्ती हाई कोर्ट में 2018 के बाद हुई, यह उनका जवाब है। उन 661 में जो ओबीसी हैं उनकी संख्या है 78, जो एसटी हैं अनुसूचित जनजाति उनकी संख्या है 12, जो एससी हैं अनुसूचित जाति उनकी संख्या है 21, और जो सामान्य वर्ग के हैं उनकी संख्या है 550। 550 सामान्य वर्ग से 550। तो इसलिए मैंने सवाल उठाया कि भाई आप डॉक्टरी में, मेडिकल में आप आरक्षण दे रहे हैं, इंजीनियरिंग में आप आरक्षण दे रहे हैं, आईएएस पीसीएस में आप आरक्षण दे रहे हैं, तो ये जुडिशरी में इतना भेदभाव क्यों है, इतना अंतर क्यों है? जहां आरक्षण नहीं है वहां पर आपको लगता है कि कोई दलित या आदिवासी या कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जज बनने योग्य नहीं है। इसलिए मैंने सवाल पूछा कि भाई आपको आरक्षण देने की कोई योजना है जुडिशरी में? तो मंत्री जी ने मना कर दिया, आपने सुना ही होगा जवाब, उनका नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं। एलजी साहब से बड़ी आप लोगों की चलती रहती है, चिट्ठी पत्री भी चलती है, खतबाजी भी होती है, मोहब्बत भी कह लें, आम आदमी पार्टी की खास मोहब्बत दिल्ली के एलजी साहब से रहती है, एलजी साहब की भी खास मोहब्बत दिल्ली सरकार से रहती है। मामला क्या है एलजी वाला, ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा 10 साल से, 15 साल से? देखिए, एलजी साहब अगर संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक काम करेंगे, उनसे क्या झगड़ा है? कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अगर वो बीजेपी के निर्देश पे काम करेंगे, जो केंद्र की सरकार उनको निर्देशित करेगी वही वो करेंगे, तो उसमें समस्या आती है। आपको हर चीज पे सिर्फ रोक लगानी है। मोहल्ला क्लिनिक का बजट है, रोक लगाओ। महिलाओं की बस की यात्रा का बजट है, रोक लगाओ। घर घर राशन पहुंचाने की योजना का बजट है, रोक लगाओ। तो ये जो रोक लगाओ नीति है, और दिन रात कोई भी, मतलब आप सोचिए कि सुकेश चंद्रशेखर जो कि खुद एक फ्रॉड में फंसा हुआ है, वो कोई एप्लीकेशन दे रहा है, उस पर सीबीआई की जांच लगाओ। हास्यास्पद है, क्या बोल सकता हूं मैं। नहीं, लेकिन अभी आपने कहा कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। अभी दिल्ली में हाल फिलहाल में मई जून के महीने में एक बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस देखने को मिला। इसमें 3 राज्य इन्वॉल्व हुई, इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व होना पड़ा, या पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गई। इसमें हरियाणा, इसमें आप हिमाचल, दिल्ली। तो ये जो वाटर क्राइसिस सिचुएशन आया, सबने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अगर काम किया होता तो वाटर क्राइसिस सिचुएशन आती ही नहीं, आनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ मैं बता रहा हूं क्यों नहीं आनी चाहिए। की राजनीति हुई, इस वजह से ये सिचुएशन। मैं बता रहा हूं क्यों नहीं आनी चाहिए, और आनी ही नहीं चाहिए। देखिए, पीने का पानी, हमारे यहाँ कोई बहुत ज्यादा खेती तो है नहीं दिल्ली में, कुछ इलाकों में है, दिल्ली के, आउटर दिल्ली के। तो हमको पानी क्यों चाहिए? पीने का पानी चाहिए। पंजाब से हरियाणा को पानी जाता है पीने का, जो भी उनका निर्धारित पानी है। जितना पानी निर्धारित है उतना पानी जाता है। हरियाणा से दिल्ली को पानी तय है कि इतना पानी आपको देना है। आप जो हमारी जरूरत का पानी है, जो हमारे लिए आवंटित तय किया गया जल है, वो देंगे नहीं, और फिर आप ब्लेम करेंगे हमको। ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? भाई, जो हमारे हक का पानी है वो तो आप हमें देंगे ना। लेकिन संजय जी, अगर देखा जाए तो खासतौर से दिल्ली के लिए ऐसे अपना कुछ रिसोर्स डायरेक्ट नहीं है, वाटर रिसोर्सेज के तौर पे डायरेक्टली। अगर वो पानी, अगर उसकी ऐसी कोई व्यवस्था तो होगी, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना तो तैयार की जा रही होगी कि दिल्ली में वाटर क्राइसिस ना हो। जब मैं दिल्ली आया था जी, तो मैंने सबसे पहला एक शब्द सुना था जो मैंने अपने यूपी में नहीं सुना था, वो सुना था टैंकर माफिया। टैंकर माफिया, टैंकर माफिया। 2012-13 के दौरान लोग कहते थे यहाँ पे टैंकर माफिया हैं, और
नजफगढ़ और कुछ इलाकों में पानी के सवाल को लेकर हत्या तक हुई है। ये हालत थी दिल्ली की उस समय। हमने पानी पर बहुत काम किया है। दिल्ली एकमात्र राज्य है देश का जहां पर 700 लीटर पानी प्रतिदिन पीने का पानी मुफ्त में लोगों को मुहैया कराया जाता है। तो इसलिए अगर हमने पानी पे काम नहीं किया होता तो आज टैंकर माफियाओं को धीरे धीरे करके हमने दिल्ली से खत्म किया। हम लोगों की टूटी में पानी पहुंचा रहे हैं, हमने पाइपलाइन बिछवाई, बहुत सारे काम हमने किए हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन संजय जी एक बात, अगर यूपी में भूमाफियाओं पर बुलडोजर मॉडल आ सकता है तो दिल्ली में टैंकर माफियाओं के लिए कोई मॉडल क्यों नहीं बन सकता? देखिए वो बुलडोजर कौन चलाता है? बुलडोजर लेके जाते हैं पुलिस वाले चलाने। यहाँ अगर आप बोलेंगे तो हमारे ऊपर उल्टा बुलडोजर चला देंगे पुलिस वालों के साथ मिलके। यहाँ पे सीधे जो लॉ एंड ऑर्डर और लैंड है वो है एलजी साहब के पास, बीजेपी के पास। तो ये बुलडोजर चलाने का काम वो करते हैं, हम तो उनके खिलाफ लड़ते हैं। वो झुग्गियों पे बुलडोजर चलाने पहुंच जाते हैं, दुकानों पे बुलडोजर चलाने पहुंच जाते हैं, रेडी वालों को तोड़ने पहुंच जाते हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ते हैं। तो यहाँ तो परिस्थिति थोड़ा उल्टी है। लेकिन टैंकर माफियाओं को पानी जब हमने धीरे धीरे घरों तक पहुंचाने का काम किया तो वो उनसे जो उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी थी, जो निर्भरता थी उनके ऊपर, वो खत्म हुई। सर, इंडिया अलायंस पे एक दो सवाल आपसे लेते हैं, उसके बाद ये सेशन ओवर हम लोग खत्म करने की तरफ बढ़ेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी हो गई है। कांग्रेस ने खुद को उस बयान से किनारा कर लिया, लेकिन चन्नी जी पे कोई एक्शन हुआ नहीं है। पंजाब में आपकी सरकार है, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? आपका रिएक्शन क्या है और आप क्या इसमें किसी एक्शन की मांग करते हैं? क्या इस पर कुछ आप लोगों के ऑब्लिगेशन या देखिए, मैंने आज सुबह ही इस मुद्दे पे बोला है। पहली बात तो ये कि अमृतपाल सिंह के समर्थन में जो चन्नी का बयान है उससे खुद कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया। वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। दूसरी बात, अमृतपाल सिंह वो शख्स है जिसने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को आगे करके थाने पे प्रदर्शन किया। मैं पंजाब का इंचार्ज रहा हूं। कोई भी हिंदू, कोई भी सिख, पंजाब का रहने वाला कोई भी नागरिक इस बात को कभी मंजूर नहीं करेगा कि आप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का अपमान करके उसको ढाल बनाकर आप थाने में प्रदर्शन करें और अपनी रक्षा करें। ये कोई नहीं पसंद करेगा। समाज को विभाजित करने वाला काम अमृतपाल सिंह करता है, समाज को बांटने और तोड़ने का काम करता है। ऐसे आदमी के समर्थन में चन्नी बयान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और कांग्रेस पार्टी ने खुद उनसे किनारा किया है। संजय जी, आपसे चर्चा करना, मुझे लगता है इतने ढेर सारे विषय और सवाल होते हैं, लेकिन वक्त की चूंकि जाहिर सी बात है कुछ पाबंदियां हैं, इसी चर्चा को यहीं पर ही हमें विराम देना चाहिए। लगातार मुझे लगता है आने वाले वक्त में भी इंडिया डेली के माध्यम से आपसे लगातार यूं ही जुड़ते रहेंगे। आपने इतना वक्त दिया इंडिया मंच पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया डेली